कहानी की शुरुआत एक छोटे से पैसेंजर प्लेन से होती है जो अमेरिका जा रहा है। तभी एक पैसेंजर थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि भाई, हमारी फ्लाइट का रास्ता क्यों बदल दिया गया है। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि हमारे असली रास्ते का मौसम बहुत खराब है, इसीलिए पायलट ने खुद रास्ता बदलने का फैसला किया है और अब हम अमेज़न के जंगलों के ऊपर से उड़कर जाएंगे। अब क्योंकि इस फ्लाइट में सिर्फ 8 ही लोग थे, इसलिए किसी ने रास्ता बदलने वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पूरा प्लेन अचानक से जोर जोर से कांपने लगता है। पायलट देखता है कि अचानक से उनका जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। यहाँ तक कि प्लेन का कोई भी कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा। पायलट तुरंत अपने मेन बेस से मदद मांगने की कोशिश करता है। Mayday, 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 low fuel। लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार हो जाती है क्योंकि रेडियो वाला डिवाइस भी ठप पड़ गया है। पर अजीब बात तो ये थी कि पायलट को पहले से ही ऐसा कुछ होने का शक था। वो प्लेन को सेफ तरीके से लैंड कराने की कोशिश करते करते अपने फोन में एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। अब प्लेन तेजी से नीचे उतरकर जंगल की तरफ गिरने लगता है। पायलट किसी तरह प्लेन को पहाड़ों से बचाता है और पेड़ों की डालियों से टकराकर प्लेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश होने पर झटका कम से कम लगे। कुछ किलोमीटर तक जमीन पर घिसटने के बाद आखिरकार प्लेन रुक ही जाता है। प्लेन में बैठे 8 पैसेंजर एकदम सेफ बच जाते हैं, लेकिन वो फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, वो क्रैश के झटके से मौके पर ही मारी जाती है। अब सारे पैसेंजर बुरी तरह डर जाते हैं, इसलिए 2 पैसेंजर जल्दी से भागकर कॉकपिट में जाते हैं ताकि पायलट की हालत देख सकें। लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि पेड़ की कुछ मोटी डालियां पायलट के सीने के आर पार हो गई हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा उस वक्त जिंदा था, इसलिए वो लोग धीरे धीरे पायलट की सीट को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे सांस लेने में थोड़ी आसानी हो सके। तभी अचानक प्लेन के बाहर से आग लगने की आवाज आती है। ये सुनकर सारे पैसेंजर तुरंत प्लेन से बाहर भागते हैं और उस आग को बुझाने में लग जाते हैं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा प्लेन जल गया तो रेस्क्यू टीम के आने तक वो लोग कहाँ रहेंगे। कुछ देर बाद जब आग बुझती है और सब शांत होता है, तब 8 पैसेंजर एक साथ बैठकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे पायलट के रास्ता बदलने के बाद वो लोग अमेज़न के किसी खतरनाक और गहरे इलाके में आ गिरे हैं। इसके अलावा किसी के भी मोबाइल फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। मतलब इस घने जंगल में अगर आपके पास सैटेलाइट फोन नहीं है तो आप बाहर किसी से बात नहीं कर सकते और ना ही कोई मदद मांग सकते हैं। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, इसलिए पैदल चलकर बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाहर की दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि ये लोग इस जंगल में फंसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई इन्हें बचाने भी नहीं आने वाला। अब इन 8 पैसेंजर्स में से एक बंदा होता है जिसका नाम है जैक। वो सबसे कहता है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए ताकि एक दूसरे को जानने के बाद हम मिलकर ये फैसला कर सकें कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जैक अपने बारे में बताता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर का काम करता है ताकि लोग इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉड न कर सकें, और वो अपना एक केस निपटाकर अमेरिका वापस लौट रहा था। फिर एक और बंदा अपना नाम केविन बताता है। वो पेशे से एक डॉक्टर है। वो बताता है कि कुछ साल डॉक्टरी करने के बाद अब उसने मेडिकल का सामान सप्लाई करने का बिजनेस शुरू कर दिया है और वो अपनी नई कंपनी की एक डील पक्की करके ही अमेरिका वापस जा रहा था। डॉक्टर केविन यहाँ पायलट को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसके गले पर चोट लगी है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और वो ही इकलौता पायलट है जो इस प्लेन को उड़ाकर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें पायलट को जिंदा बचाना ही पड़ेगा। यहाँ तीसरी पैसेंजर क्रिस्टी नाम की एक लड़की है जो बताती है कि वो अक्सर अलग अलग देशों में घूमने जाती है और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है। इस बार भी वो घूमने के लिए ही किसी दूसरे देश गई थी, लेकिन जब उससे उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप रहती है, कुछ नहीं बताती। यहाँ चौथा पैसेंजर है कार्लोस, जो कि एक रेसलर है। वो असल में मेक्सिको का रहने वाला है, लेकिन अब एक फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इसी फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। इसके बाद एक जवान कपल है, डैनी और एमी। वो बताते हैं कि उनकी अभी नई नई शादी हुई है और वो हनीमून पर निकले थे। आखिर में एक थोड़ी ज्यादा उम्र का कपल है, डेविड और लिसा। वो अमेरिका के एक छोटे से शहर में अपना एक होटल चलाते हैं, लेकिन अब डेविड की हार्ट की सर्जरी होनी थी, इसलिए वो लोग बाहर जा रहे थे। इस तरह से 8 पैसेंजर एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब उनके साथ वो घायल पायलट भी है जो बेचारा कुछ बोलने की हालत में नहीं है। तो जैक सबसे कहता है कि भाई, हमें सबसे पहले प्लेन का सारा खाना और पीने का पानी एक जगह इकट्ठा करके उसे राशन की तरह बांट लेना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम इस खाने पर कितने दिन और जिंदा रह सकते हैं। वो लोग हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि प्लेन का खाना और पानी मुश्किल से सिर्फ 3 दिन ही चलेगा। इसके बाद जैक कहता है कि अगर जंगल में कभी भी जोरदार बारिश या तूफान आ गया तो उन्हें छुपने के लिए प्लेन के अंदर ही आना पड़ेगा, इसलिए जो फ्लाइट अटेंडेंट
मारी गई है उसकी बॉडी को प्लेन से बाहर निकालकर थोड़ी दूर रख देना चाहिए ताकि प्लेन के अंदर सबके बैठने की जगह बन सके। शुरुआत में वो लोग ये छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई पक्का प्लान बनाना था। तभी जैक और बाकी सब घायल पायलट से पूछने लगते हैं कि क्या इस प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन है जिससे वो बाहर किसी को कॉल करके मदद मांग सके। और सबसे बड़ी बात, ये प्लेन अपना असली रास्ता छोड़कर इस जंगल में कैसे आ गिरा। मौसम भी बिल्कुल ठीक था, तो फिर प्लेन यहाँ क्रैश हुआ तो हुआ कैसे। पायलट कुछ बोलने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बहुत बड़ा राज पता है, लेकिन गले में चोट होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जैक तब कहता है कि केविन तो एक डॉक्टर है, इसलिए उसे पायलट का इलाज करना चाहिए, लेकिन केविन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि पायलट की जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इस खौफनाक जंगल के बीच उसके पास ना तो सर्जरी का कोई सामान है और ना ही कोई दवा। अगर उसने इस हालत में सर्जरी की तो पायलट उल्टे और जल्दी मर जाएगा। इसलिए सब मिलकर तय करते हैं कि अभी पायलट के थोड़ा ठीक होने का इंतजार ही करना पड़ेगा। इधर लिसा प्लेन से खाना लाती है और सबके बीच थोड़ा थोड़ा बांट देती है। खाना खाने के बाद सब में थोड़ी हिम्मत आती है और वो एक नई उम्मीद के साथ यहाँ से बाहर निकलने का सोचने लगते हैं। तभी क्रिस्टी पास के एक पहाड़ की तरफ उंगली दिखाकर कहती है, क्या पता अगर हम उस पहाड़ के एकदम ऊपर चले जाएं तो शायद मोबाइल में थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाए। हमें वहां जाकर एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। लेकिन तब तक शाम हो गई थी और अंधेरा होने वाला था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि कल सुबह सुबह वो लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे। इधर अचानक पायलट की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। केविन, जो डॉक्टर होकर भी अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा था, वो सबसे कहता है कि देखो इस हालत में तो पायलट वैसे भी मर ही जाएगा, इसलिए वो रिस्क लेकर भी इसी हालत में उसकी सर्जरी करने की कोशिश करेगा। अब वो बचेगा या मरेगा ये सीधा उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। केविन के कहने पर बाकी सब लोग प्लेन से कुछ जरूरी सामान ढूंढ कर लाते हैं जो केविन के सर्जरी करने में काम आ सके। वो एक सब्जी काटने वाला चाकू, थोड़ा अल्कोहल और बाकी छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करके ले आते हैं। अब डॉक्टर केविन बिना किसी एनेस्थीसिया के ही उसकी सर्जरी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पायलट को तड़पा देने वाला दर्द होता है, पर किस्मत से सर्जरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो जाती है। डॉक्टर केविन बताता है कि आज रात भर आराम करने के बाद पायलट कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या खौफनाक चीज होने वाली है। रात के टाइम जब सब बाहर आराम से सो रहे होते हैं, तभी एक बंदा जिसका चेहरा ढका हुआ था वो आता है और घायल पायलट का मुंह जोर से दबाकर उसका दम घोंट देता है और उसे मार डालता है। सुबह जब सब सोकर उठते हैं तो पायलट की लाश देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि कल रात सर्जरी के बाद तो पायलट की हालत काफी सुधर गई थी और वो उन्हें कुछ बहुत बड़े सीक्रेट भी बताने वाला था। डॉक्टर केविन चेक करके बताता है कि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था। तो फिर पायलट अचानक मर कैसे गया? सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यार कल रात हम में से किसी को बारी बारी से जागकर पायलट की देखभाल करनी चाहिए थी। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया और उन्हें लगता है कि शायद पायलट अपनी गहरी चोटों की वजह से ही मरा होगा। इसलिए वो लोग पायलट की डेड बॉडी को उसी फ्लाइट अटेंडेंट की डेड बॉडी के पास थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं, ताकि अगर कभी कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आए तो वो इन दोनों की बॉडीज को उनके घर वालों तक पहुंचा सके। इसलिए वो इस बात का ज्यादा बतंगड़ नहीं बनाते, लेकिन किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि पायलट की जेब से उसका फोन नीचे गिर गया है और डैनी उस फोन को चुपके से उठा लेता है। डैनी की पत्नी एमी उससे पूछती है कि ये तूने क्या किया, लेकिन डैनी उसे कसम देता है कि वो ये बात किसी को न बताए, क्योंकि अब उसे यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद डैनी चुपचाप अकेला पायलट की लाश के पास जाता है और चाकू से उसकी उंगली काट लेता है, ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वो फोन अनलॉक कर सके। दूसरी तरफ जब वो ज्यादा उम्र वाला कपल एक साथ बैठा होता है तो लिसा अपने पति डेविड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पायलट अपनी मौत मरा है। लिसा ने पहले कभी एक अस्पताल में नर्स का काम किया था और वहाँ उसने एक मरीज को दम घुटने से मरते हुए देखा था। लिसा बताती है कि पायलट का चेहरा भी बिल्कुल उस अस्पताल वाले मरीज की तरह काला पड़ गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंटकर उसे मारा है। लेकिन लिसा ने ये बात सबके सामने खुलकर नहीं बोली, क्योंकि ये बात तो एकदम शीशे की तरह साफ थी कि हम 8 लोगों में से ही किसी एक ने पायलट को मारा है। ये सुनकर उसका पति डेविड हैरान हो जाता है और पूछता है कि भला हम यात्रियों में से कोई पायलट को क्यों मारेगा। लेकिन लिसा कहती है कि यही बात तो अब हमें पता लगानी है और अब से हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और अपने अलावा किसी तीसरे बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ये सब बात करते टाइम अचानक से लिसा को ऐसा लगता है जैसे कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बात वहीं के वहीं रोक देती है। दूसरी तरफ वो जो ट्रैवलर थी क्रिस्टी, वो एमी के पास आती है और कहती है कि उसे पता है कि डैनी और एमी असल में शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि वो उसे सारा सच सच बता दे। तब एमी मान लेती है और बताती है कि वो असल में एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और डैनी उनके घर का ड्राइवर है। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जब उन्हें लगा कि उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे तो वो अपना देश ही छोड़कर इस फ्लाइट से अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टी समझ जाती
बताती है कि उन्होंने ये झूठ इसलिए बोला था ताकि बाकी पैसेंजर उन पर कोई शक न करें। इधर कार्लोस आकर सबको एक बहुत ही बढ़िया खबर देता है कि उसे प्लेन के मलबे के अंदर से एक जीपीएस डिवाइस मिल गया है। वो कहता है कि अगर हम इस डिवाइस को पास वाले पहाड़ की एकदम छोटी पर ले जाकर ऑन कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वहां से इसका नेटवर्क काफी दूर तक जाएगा। इसके अलावा वो कहता है कि क्रैश में इस डिवाइस का जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसे वो कल तक बिल्कुल चकाचक कर देगा। ये बात सुनकर सबकी जान में जान आती है, क्योंकि फाइनली अब उनके यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो बना। कार्लोस बताता है कि उसके पापा किसी जमाने में इलेक्ट्रीशियन थे और उन्हीं को देख देख कर उसने भी ये सब काम सीख लिया था, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पापा की दुकान का काम छोड़ दिया था। तब जैक कहता है कि चलो ठीक है, आज रात तक कार्लोस इस जीपीएस डिवाइस को रिपेयर कर ले। और जैक के हिसाब से पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में उन्हें कम से कम आधा दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह सुबह वो इस डिवाइस को लेकर पहाड़ पर चढ़ेंगे। लेकिन तभी लिसा आकर उनके कान में एक बहुत बुरी खबर डालती है कि भाई प्लेन का रखा हुआ सारा खाना चोरी हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ फंसे हुए अभी जुम्मा एक ही दिन हुआ था। जो खाना उनका 3 दिन तक चलना था वो अब एक ही दिन में चट हो गया है। ये सुनकर क्रिस्टी और जैक तुरंत प्लेन की तरफ भागते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं कि आखिर किसने उनका खाना और पानी चुराया है। जिस राशन पानी में वो 3 दिन तक जिंदा रह सकते थे वो एक ही दिन में कैसे गायब हो गया। प्लेन के अंदर क्रिस्टी जिस तेज दिमाग से चीजों को खोज रही थी उसे देखकर जैक बोल पड़ता है कि भाई तुम कोई आर्म ट्रैवलर तो बिल्कुल नहीं लग रही हो, क्योंकि जिस तरह से तुम एक एक चीज की छानबीन कर रही हो नॉर्मल लोग इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तब क्रिस्टी हार मानकर अपनी असली पहचान बता देती है कि वो असल में एक क्राइम रिपोर्टर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के बड़े बड़े गैंग्स का पर्दाफाश करती है और उन्हें पुलिस के हाथों पकड़वाती है। उसने अपने बारे में झूठ इसलिए बोला था ताकि अगर इन पैसेंजर्स के बीच कोई क्रिमिनल छुपा बैठा हो तो वो उस पर हमला न कर दे। मतलब साफ है कि यहाँ मौजूद 8 के 8 लोग अपना कोई ना कोई पास छुपा रहे हैं। अब क्योंकि उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो कार्लोस को वहीं जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी सब जंगल में खाना और पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें कुछ नीले रंग के मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बहुत कुछ देखा था, इसलिए वो जानती थी कि अगर इन्हें खा लिया तो किसी भी इंसान की कुछ ही घंटों में तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। इसलिए वो सबको सख्त हिदायत देती है कि गलती से भी इन मशरूम्स को हाथ मत लगाना। वो ये भी बताती है कि ऐसे जहरीले मशरूम अक्सर गीली और नमी वाली जगहों पर ही उगते हैं। इसका मतलब है कि आसपास कहीं ना कहीं कोई नदी या तालाब जरूर है और थोड़ा आगे जाते ही किस्मत से उन्हें एक तालाब मिल भी जाता है। लेकिन इस तालाब का पानी एकदम गंदा और कीचड़ वाला था, इसलिए उन्हें इस पानी को साफ करने का कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा ताकि वो इसे पी सकें। तभी अचानक उन्हें पीछे से एक जोरदार गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनते ही सारे लोग बदहवास होकर उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो वो असल में डेविड होता है, जिसने अपनी पत्नी लिसा के साथ मिलकर अपनी बंदूक से एक बंदर को मार गिराया था ताकि वो लोग उसे भून कर खा सकें। बात ये थी कि उनके बैग में एक बंदूक भी छुपी हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। लिसा अब सबको सफाई देते हुए कहती है कि वो लोग किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बंदूक वाली बात सबसे छुपा कर रखी। अब डेविड के मारे हुए उस बंदर को भूनकर सब लोग आज रात के खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। इधर क्रिस्टी और जैक अपना तेज दिमाग लगाकर कोई देसी जुगाड़ फिट करते हैं और तालाब के गंदे पानी को फिल्टर करके साफ कर लेते हैं ताकि उसे पिया जा सके। चलिए, मतलब आज के लिए तो उनके खाने पीने का फुल जुगाड़ हो गया, लेकिन उनकी एक मेंबर एमी वो बंदर का मांस नहीं खा सकती थी, तो एमी के हिस्से का वो खाना बेकार ना जाए इसलिए डेविड खुद ही उसका वो मांस भी खा जाता है। इसके बाद जैक सबकी क्लास लेते हुए कहता है कि भाई तुम लोग साफ साफ बता दो कि क्या तुम्हारे बैग में भी डेविड और लिसा की तरह कोई हथियार या खतरनाक चीज छुपी हुई है, क्योंकि अब इस बारे में जानने का हम सबको पूरा हक है। ये सुनकर कार्लोस अपना बैग खोलकर दिखाता है कि उसके पास सिर्फ उसका वो फाइटिंग वाला मास्क है जिसे पहनकर वो रिंग में कुश्ती लड़ता है और जो उसका स्टाइल है। इसके अलावा वो कहता है कि कल तो हम जीपीएस डिवाइस ऑन करके मदद बुला ही लेंगे, इसीलिए अभी हमें एक दूसरे से फालतू में डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रात के टाइम जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तभी अचानक डेविड की तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ने लगती है और दूर प्लेन के पीछे छुपकर कोई ये नजारा बड़े आराम से देख रहा होता है। अब वो अनजान बंदा अपनी जेब से एक सैटेलाइट फोन निकालता है और किसी लड़की को फोन लगाकर कहता है कि बॉस, हमारा प्लान अब तक बिल्कुल मक्खन की तरह काम कर रहा है और अब मैं इस काम को और तेजी से निपटाऊंगा। इसका सीधा मतलब है कि उन्हीं लोगों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, लेकिन उस बंदे ने जानबूझकर उस फोन को सबसे छुपा कर रखा हुआ है और शुरू से लेकर अब तक ये सब कांड वही करवा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन सुबह सुबह लिसा के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं, क्योंकि उसके पति डेविड की रात में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई है। डॉक्टर केविन जल्दी से डेविड की बॉडी को चेक करता है और बताता है कि इसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा है। इसका मतलब है कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई है और पक्का इसे
वही जहरीला मशरूम खिलाया गया है जो हमने कल रास्ते में देखा था। अब ये बात सुनते ही लिसा एकदम आग बबूला हो जाती है और वो सब पर चिल्लाते हुए कहती है कि हम में से ही कोई एक है जो चुन चुनकर सबको मौत के घाट उतार रहा है। हालांकि अभी तक किसी को भनक भी नहीं थी कि आखिर हम में से कोई बाकी लोगों को क्यों मारना चाहेगा, क्योंकि ये 8 लोग तो फ्लाइट में बैठने से पहले एक दूसरे की शक्ल तक नहीं पहचानते थे। लिसा अब ये राज भी खोल देती है कि पायलट को भी किसी ने जानबूझकर मारा था और उसने उसी टाइम पायलट का काला पड़ा हुआ चेहरा देखकर ये बात समझ ली थी, लेकिन वो उस टाइम इसलिए चुप रही ताकि सब लोग आपस में लड़कट कर न मर जाएं। लिसा को अचानक याद आता है कि उसने पायलट के मर्डर वाली बात अपने पति डेविड को अकेले में बताई थी और तभी उसे ऐसा लगा था कि पीछे से कोई आकर उनकी ये बातें छुपकर सुन रहा है। इसीलिए उस कातिल ने डेविड को भी अपना टारगेट बनाया और उसे रास्ते से हटा दिया। कल जब जंगल में उन्हें वो जहरीले वाले मशरूम दिखे थे तभी उस कातिल ने चुपके से कुछ मशरूम अपनी जेब में रख ली थे और रात में मौका देखकर डेविड के खाने में मिला दिए और ऊपर से डेविड ने कल एमी के हिस्से का मांस भी खा लिया था। इसलिए क्या पता, हो सकता है कि कातिल ने एमी के खाने में जहर मिलाया हो। अब यहाँ माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है क्योंकि अगर उनके बीच ही कोई खूनी घूम रहा है तो भाई हर किसी की जान खतरे में है। उसके ऊपर अचानक से उनकी फ्लाइट का रास्ता बदलना, प्लेन का क्रैश होना और फिर एक एक करके लोगों का मरना, ये सब साफ साफ इशारा कर रहा था कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि बहुत पहले से रची गई एक खौफनाक साजिश है। अब सब डर के मारे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि अब कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। डैनी चुपचाप अपनी पत्नी एमी को वो पायलट वाला फोन दिखाता है जिसे उसने लाश के पास से उठाया था। उस फोन में उन्हें पायलट की वो आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें पायलट ने खुद माना था कि इस प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और इसे जानबूझकर जंगल में क्रैश करवाया गया है। डैनी और एमी वो वीडियो बाकी सब लोगों को भी दिखा देते हैं। वो वीडियो देखकर अब सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ सच में कोई बहुत बड़ी गेम चल रही है और पिछली जो 2 मौतें हुई हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी मर्डर मिस्ट्री है। इसी बीच कार्लोस आकर बताता है कि भाई मैंने आखिरकार वो जीपीएस डिवाइस बिल्कुल चकाचक कर दिया है और अब बस हमें इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर लगाना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं था क्योंकि उनके बीच जो भी वो असली कातिल था वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये डिवाइस चालू हो गया तो सब पुलिस के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि भाई कौन कौन पहाड़ के ऊपर जाएगा और कौन नीचे रहकर इस कैंप की रखवाली करेगा, क्योंकि सब के सब एक साथ तो पहाड़ पर जा नहीं सकते थे। तब जैक कहता है कि चलो ठीक है, मैं खुद यहाँ रुकूंगा और कैंप की पहरेदारी करूंगा और कार्लोस के साथ डॉक्टर केविन और क्रिस्टी ये दोनों पहाड़ पर जाएंगे और जीपीएस डिवाइस को सेट करेंगे। अब ये तीनों डिवाइस लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। उन्हें पता था कि अगर इन तीनों में से कोई एक कातिल निकला भी तो बाकी दोनों मिलकर उसे अच्छी तरह धो डालेंगे। इधर पहाड़ पर चढ़ते टाइम कार्लोस बड़े मजे से च्युइंग गम चबा रहा होता है और क्रिस्टी उसके गम के रैपर को देखकर तुरंत समझ जाती है कि अरे ये तो उसी राशन में से है जो कल रात चोरी हुआ था। मतलब साफ है कि कार्लोस ने ही हम सबका खाना चुराया है, तो बहुत मुमकिन है कि यही वो असली कातिल हो। हालांकि वो अभी ये बात किसी को नहीं बताती और चुपचाप अपनी चील जैसी नजर कार्लोस पर टिका देती है ताकि वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना कर सके। और सबसे बड़ा रिस्क ये था कि वो जीपीएस डिवाइस भी कार्लोस के हाथ में ही था। कहीं कार्लोस उस डिवाइस को पहाड़ से नीचे ना फेंक दे, इसी डर से क्रिस्टी बहाने से वो डिवाइस अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद तीनों मिलकर पहाड़ पर ऊपर चढ़ते रहते हैं और करीब आधा दिन बीत जाने के बाद वो आखिरकार एकदम चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो लोग पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर पहुंचने ही वाले होते हैं तभी अचानक क्रिस्टी का पैर बुरी तरह फिसल जाता है और वो खाई के एकदम किनारे पर लटक जाती है और वो जीपीएस डिवाइस भी छिटक कर बिल्कुल किनारे पर जा गिरता है। उन तीनों को अच्छे से पता था कि अगर ये मशीन नीचे खाई में गिर गई तो उनके यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का इकलौता रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिस्टी लटकते हुए सबसे पहले उस डिवाइस को कसकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कार्लोस और डॉक्टर केविन भी अपनी जान दांव पर लगाते हैं और पूरी ताकत लगाकर क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को खींचकर ऊपर सुरक्षित निकाल लेते हैं। अब इस खतरनाक हादसे के बाद उन तीनों के बीच एक तगड़ा भरोसा बन जाता है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी खूनी होता तो उसके पास बहुत बढ़िया मौका था, वो आसानी से बाकी दोनों को धक्का देकर खाई में गिरा सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक दूसरे की जान बचाई। अब कार्लोस आखिरकार उस जीपीएस डिवाइस को सेट करने में लग जाता है। उधर डॉक्टर केविन अपना मोबाइल निकाल कर देखता है, लेकिन भाई उसमें अभी तक नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं आया था। मतलब अब जो भी उम्मीद थी वो सिर्फ इस जीपीएस सिग्नल पर ही टिकी थी। थोड़ी ही देर में कार्लोस उन दोनों को खुशखबरी देता है कि लो भाई, डिवाइस एकदम चालू हो गया है और कुछ ही घंटों में हमारा रेस्क्यू सिग्नल पूरी दुनिया में फैल जाएगा। फिर कोई ना कोई टीम हमें यहाँ से निकालने आ ही जाएगी। अब धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है
इसलिए वो तीनों फटाफट नीचे अपने कैंप की तरफ लौटने लगते हैं। इधर नीचे जो लोग बचे थे उनके बीच शक की बीमारी बहुत बढ़ गई थी। वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लीसा ने तो अपनी बंदूक निकालकर जैक पर तान दी थी और उसे खुद से दूर रहने को कह रही थी, क्योंकि अपने पति की खौफनाक मौत के बाद वो अब किसी पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ डैनी बात बात पर अपनी पत्नी एमी पर बुरी तरह गुस्सा करने लगता है और वो एमी को साफ मना कर देता है कि तू अब यहाँ किसी से भी बात नहीं करेगी। अब से वो सब कुछ अकेले ही अपने तरीके से हैंडल करेगा। लेकिन एमी को तो अब खुद डैनी पर ही शक होने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि शायद मैंने अपने ही घर के ड्राइवर के साथ भागकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो डैनी के पास्ट के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उसने तो बस बेवकूफों की तरह प्यार में अंधी होकर उस पर भरोसा कर लिया और उसके साथ भाग आई। और अब इस भयानक और सुनसान जंगल में एक एक करके सबके मर्डर हो रहे हैं। जब डैनी को एमी के इस शक के बारे में पता चलता है तो वो बुरी तरह भड़क जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे अगर मैं यहाँ नहीं होता ना तो तू अब तक कब की मारी जा चुकी होती। एमी डैनी का ये खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी डैनी का ऐसा खतरनाक रूप नहीं देखा था। अब उसे डैनी के साथ भागने वाले अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगता है। यहाँ कैंप में बैठे चारों लोग एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे सब एक दूसरे के दुश्मन हों। थोड़ी देर बाद पहाड़ के ऊपर गए हुए वो तीनों लोग भी नीचे वापस आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस मशीन एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर दी है और अगर किस्मत ने साथ दिया तो कल सुबह तक कोई ना कोई पुलिस या आर्मी उन्हें बचाने आ ही जाएगी। अब जिंदा बचे हुए ये 7 लोग एक अजीब सी खामोशी के साथ रात का खाना खा रहे हैं और बस यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें बस कल तक जिंदा बचना है। रात ज्यादा होने पर बाकी सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन कार्लोस अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस में लग जाता है, क्योंकि वो अपने आने वाले टूर्नामेंट के लिए हर हाल में तैयारी पूरी रखना चाहता था। असल में यही वजह थी कि शुरुआत में उसने सबका खाना चुराया था ताकि प्रैक्टिस करते टाइम उसकी डाइट में कोई कमी ना आ जाए। लेकिन जब कार्लोस पसीने से लथपथ होकर अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है तब वो अचानक देखता है कि उसके ठीक सामने काले कपड़े पहने कोई अनजान बंदा खड़ा है और उस खूनी ने कार्लोस का ही वो कुश्ती वाला मास्क अपने चेहरे पर पहना हुआ था। इससे पहले कि कार्लोस कुछ समझ पाता, वो बंदा एक धारदार चाकू से कार्लोस पर हमला करता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो किसी को भी कार्लोस दिखाई नहीं देता। तब जैक कहता है कि हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर कार्लोस को ढूंढते हैं, लेकिन डॉक्टर केविन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि भाई कल ही तो हमने जीपीएस मशीन चालू की है, तो अब तक तो रेस्क्यू टीम को यहाँ आ जाना चाहिए था। लेकिन बेचारों को ये बात कहाँ पता थी कि कल जो मशीन वो इतनी मेहनत से चालू करके आए थे, रात में उनके ही बीच छुपे उस खूनी ने उस डिवाइस की मेन तार ही काट दी थी। इसलिए अब बाहर कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा था। ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए नीचे रुके हुए सब लोग पागलों की तरह कार्लोस को आसपास के जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तब केविन कहता है कि यार मुझे लगता है कि हमें एक बार ऊपर जाकर उस डिवाइस को दोबारा चेक करके आना चाहिए। क्रिस्टी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब तो किसी को भी अकेला भेजने का रिस्क वो उठा ही नहीं सकते थे। लेकिन जब वो दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तब उन्हें दूर हवा में बहुत सारे गिद्ध और पक्षी मंडराते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि पक्का वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए पहाड़ की चोटी पर जाने के बजाय वो अपना रास्ता बदलते हैं और उसी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कार्लोस की लाश खून से लथपथ पड़ी होती है, जिसे कल रात उसी खूनी ने मारकर यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद वो दोनों दौड़े दौड़े कैंप में वापस आते हैं और बाकी सबको बताते हैं कि लो भाई, हमारा एक और बंदा मारा गया। अब ये सुनकर सब लोग एमी और डैनी को शक की नजरों से घूरने लगते हैं, क्योंकि कल रात वही दोनों कार्लोस के टेंट के सबसे करीब सो रहे थे। हालांकि डैनी हाथ जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा कार्लोस से क्या लेना देना। और यही सवाल अब सबके दिमाग में भी घूमने लगता है कि अगर हम में से ही कोई एक वो साइको कातिल है जो चुन चुन कर सबको मार रहा है, तो उसका असली मकसद क्या है, वो आखिर ये सब कर क्यों रहा है। तभी लिसा एक और बम फोड़ती है और बताती है कि कल रात किसी ने चुपके से उसकी बंदूक से सारी गोलियां निकाल ली हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची है, जो किस्मत से उसकी जैकेट की जेब में पड़ी रह गई थी। ये बात सुनकर केविन एकदम से बोल पड़ता है कि जब उसने डैनी की चोट का इलाज किया था तो उसने डैनी की पीठ पर एक बड़ा सा टैटू देखा था, और ऐसा टैटू अक्सर बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स के लोग ही बनवाते हैं। इसका मतलब है कि डैनी पक्का किसी खतरनाक गैंग का गुंडा है, और ऊपर से एमी को तो डैनी के पुराने काले चिट्ठे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि डैनी ही ये सारे मर्डर कर रहा हो। लेकिन डैनी सफाई देते हुए चिल्लाता है कि भाई ये टैटू मैंने खुद शौक से नहीं बनवाया है, बल्कि मुझसे जबरदस्ती बनवाया गया था। मुझे एक झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, और वहाँ जेल में गैंग के लोगों ने मुझे धमकाकर ये टैटू बनवाया था। लेकिन बाद में जेल से छूटकर अपनी जिंदगी सुधारने के लिए उसने एमी के घर पर
एक सीधे सादे ड्राइवर की नौकरी कर ली थी और वहीं उसे एमी से सच्चा प्यार हो गया। वो कोई गुंडा या क्रिमिनल नहीं है और उसने ये मर्डर बिल्कुल नहीं किए हैं। ये सब ड्रामा चलते चलते शाम हो जाती है और बाहर बहुत जोरदार तूफान और भयानक बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए सब लोग जान बचाने के लिए दौड़कर प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन प्लेन के अंदर आते ही फाइनली उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि आखिर वो खूनी एक एक करके सबको क्यों टपका रहा है। असल में जोरदार बारिश के पानी की वजह से प्लेन की ऊपर वाली छत टूट जाती है और वहां से कुछ अजीब से बैग नीचे गिर जाते हैं। और जब जैक पूरी सीलिंग को हटाता है तो देखता है कि ऊपर की तरफ बहुत सारे सफेद रंग के पैकेट छुपा कर रखे हुए हैं। सभी लोग पैकेट्स को देखते ही तुरंत समझ जाते हैं कि भाई ये तो हाई क्वालिटी ड्रग्स के पैकेट हैं जिनकी इस प्लेन के जरिए इलीगल स्मगलिंग की जा रही थी। डैनी जो पहले गैंग वालों के साथ रह चुका था वो बताता है कि मार्केट में इस माल की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा होगी। अब सबके सामने धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर होने लगती है कि कैसे ये एयरलाइन कंपनी आम लोगों को ले जाने के बहाने से असल में करोड़ों के ड्रग्स की तस्करी करती है। इसीलिए तो इनके टिकट बाकी फ्लाइट्स के मुकाबले इतने ज्यादा सस्ते होते थे और शायद एयरलाइन की ये टॉप सीक्रेट जानकारी कहीं लीक हो गई थी। इसीलिए उन्होंने पकड़े जाने के डर से जानबूझकर इस प्लेन को बीच जंगल में क्रैश करवा दिया और अब उनके बीच जो भी बंदा बाकी लोगों के मर्डर कर रहा है वो पक्का ये सारा करोड़ों का माल अकेले ही हड़पना चाहता है। इसीलिए वो एक एक करके सबको रास्ते से हटा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद भी उन्हें एक बात पल्ले नहीं पड़ रही थी कि भाई उस खूनी को माल हड़पने के लिए बाकी सारे पैसेंजर्स को जान से मारने की क्या जरूरत पड़ गई। वो लोग अभी यही सब दिमाग लगा रहे होते हैं तभी देखते हैं कि एमी डर के मारे प्लेन से बाहर जंगल में भाग गई है। उसे लगा कि अब वो खूनी माल के चक्कर में उन सबको भी एक साथ मार डालेगा। तब डैनी पागलों की तरह एमी के पीछे उसे ढूंढने जंगल में भागता है। केविन सबको समझाता है कि भाई बाहर खूनी घूम रहा है, हमें किसी को भी ऐसे अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए। केविन की ये बात सुनकर लिसा भी अपनी बंदूक लेकर एमी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। यहाँ बाहर जंगल में आज ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि पूछो मत और तूफानी हवाओं की ऐसी डरावनी आवाजें आ रही हैं कि आसपास कौन चल रहा है कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और लिसा जब अपनी बंदूक ताने एमी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तभी एकदम से पीछे से वो खूनी आता है और लिसा की पीठ में जोरदार चाकू घोंप देता है। यहाँ लिसा मरने से ठीक पहले उस खूनी का नकाब नोचने की कोशिश करती है ताकि वो मरते मरते उसका असली चेहरा देख सके। लेकिन नकाब हटने से पहले ही उसकी तड़प कर जान निकल जाती है। सुबह होने पर जब सबको लिसा की लाश मिलती है तो सब गुस्से से पागल हो जाते हैं। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो शातिर कातिल बार बार किसी न किसी का मर्डर करने में कामयाब हो ही जाता है। अब सब लोग एक बार फिर से एक दूसरे पर बुरी तरह शक करने लगते हैं। लेकिन किसी के पास भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि अब जो ये 5 लोग बचे हैं इनमें से असली कातिल है कौन। ठीक तभी क्रिस्टी अचानक अपनी बंदूक निकालती है और सीधा जैक के माथे पर तान देती है। वो चिल्लाकर बताती है कि कुछ देर पहले उसने जैक के बैग की तलाशी ली थी और वहाँ से लिसा की बंदूक की वो सारी गोलियां मिल गई हैं जो कल रात चोरी हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि जैक ही वो असली कातिल है। क्रिस्टी के पास जैक के खिलाफ एक और पक्का सबूत था। उसे जैक के उसी बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिल गया था। इस फोन को देखते ही क्रिस्टी को 100% यकीन हो जाता है कि जैक ही ये सारा खूनी खेल रच रहा है। हालांकि जैक इन सारी बातों से साफ मुकर जाता है। वो कहता है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने ही लिसा की बंदूक से गोलियां निकाली थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे शक था कि कहीं लिसा ही तो असली खूनी नहीं है। इसीलिए सबकी जान बचाने के लिए मैंने चुपके से गोलियां निकाल ली थी। लेकिन ये सैटेलाइट फोन मेरा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि हमारे बीच जो असली खूनी बैठा है उसने मुझे फंसाने के लिए चालाकी से ये फोन मेरे बैग में डाल दिया हो। तब केविन जल्दी से कहता है कि भाई बहस छोड़ो और इस सैटेलाइट फोन से कॉल करके तुरंत पुलिस को बुलाओ। लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वो पहले ही ये ट्राई कर चुकी है। इस फोन में एक ऐसा तगड़ा पासवर्ड लगा हुआ है कि इसे खोले बिना फोन का कोई बटन काम ही नहीं करेगा। और क्योंकि सब मान रहे थे कि ये फोन जैक का है इसलिए पासवर्ड भी सिर्फ जैक को ही पता होगा। लेकिन जैक बार बार कसम खाकर कह रहा था कि ये फोन उसका है ही नहीं और उसे कोई पासवर्ड नहीं पता। अब डैनी का खून खौल उठता है और वो गुस्से में जैक को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन केविन उसे पकड़कर समझाता है कि अगर तूने गुस्से में जैक को मार भी दिया तो भी पासवर्ड के बिना हम फोन चालू नहीं कर पाएंगे और यहीं सड़कर मर जाएंगे। इसलिए हमें जैक को हर हाल में जिंदा रखना पड़ेगा। और इसी भयानक सस्पेंस के साथ कहानी खत्म होती है। अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।